नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिचेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम जो टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। कल तक हमने कवर किया था प्राइवेट बैंक तक। ओके। और इसके आगे अभी हम जो भी टाइप के बैंक में और भी जो बैंक के प्रकार होते हैं और भी जो होते हैं सबको डिटेल्स में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम आज अभी पढ़ने वाले हैं वो रहेंगे फॉरेन बैंक्स। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उसके आगे और भी जो बैंक हो पाएंगे जितने भी टाइम में वो मैं कवर करूंगा उसको। ठीक है। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब जगह आप जाके फॉलो करें। इससे थोड़ा आपका भला हो जाएगा, क्योंकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे है कि नाम से ही है फॉरेन बैंक्स। ओके। फॉरेन बैंक मतलब जो विदेशी बैंक होते हैं वो क्या होते हैं। ओके। तो उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है। इसमें होता है कि ऐसा बैंक जो कि जिसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आउटसाइड द इंडिया रहता है। ठीक है। फॉरेन बैंक में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द इंडिया होता है, तो उसको बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। ठीक है। तो जैसे सॉरी जैसे कि इसे लिख सकते हैं सच बैंक्स whose headquarter are outside the इंडिया। ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। ठीक है। देखो, इसको रेगुलेट जो करते हैं ना, ये भी रेगुलेट होते हैं किसके द्वारा, ये भी रेगुलेट होते हैं, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, क्योंकि इसको भी आरबीआई का रूल्स फॉलो करने होंगे अपने देश में। ठीक है। ओके। इतना समझ में आ गया आपको। इसके जो होते हैं दो प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है। इसके दो प्रिंसिपल होते हैं काम करने के, वो मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। इसके दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला होता है इसके इसके दो प्रिंसिपल होते हैं, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, टू प्रिंसिपल्स। ओके। पहला होता है आपका रेसिप्रोसिटी। ठीक है। तो ये होता है, लिख देता हूँ, रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं। सपोज दैट आप ले लो, जैसे कि एक है पाकिस्तान का बैंक है, मान लो हबीब बैंक। क्या है, हबीब बैंक। ओके। और इंडिया का ले लो आप, एसबीआई ले लो। ओके। ये दो बैंक है, ये है किसके, पाकिस्तान के। ठीक है। ये हो गए पाकिस्तान के और ये हो गए हमारे इंडिया के। ठीक है। अब मान लो कि जो हबीब बैंक है वो इंडिया में आकर के अपना मतलब कि बिजनेस करना चाहता है। ठीक है। इंडिया में आकर के अपना बैंकिंग का बिजनेस या ब्रांचेज खोलने चाहते हैं। ठीक है। और एसबीआई जो है वो पाकिस्तान में जाकर के अपना बिजनेस करना चाहता है। ठीक है। मतलब अपनी ब्रांचेज खोलना चाहते हैं वहाँ पे, अपना जो भी डील्स होते हैं, जो भी फाइनेंशियली एक तरह से आपको वहाँ पे ये करना है, सर्विस देना है, वो देना है वहाँ पे जाके। और हबीब बैंक जो पाकिस्तान को, उसको इंडिया में आकर के अपने ये खोलने हैं, ब्रांचेज खोलने हैं, बैंकिंग सर्विसेज देने हैं। ओके। तो हबीब बैंक क्या होगा इंडिया के लिए, फॉरेन बैंक्स होगा। और एसबीआई पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, फॉरेन बैंक्स होगा। ओके। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, ये रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होगा, जैसे को तैसा होता है। ठीक है। एक तरह से जैसे आप हमारे साथ करोगे वैसे मैं आपके साथ करूंगा। ओके। तो मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कि पाकिस्तान वाले जो है बैंक, उसको यदि हम देते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि उसको हम देते हैं, लाइसेंस देते हैं इंडिया में काम करने शेड्यूल्ड बैंक का। ठीक है। शेड्यूल्ड बैंक का लाइसेंस देते हैं कहाँ पे, इंडिया में।
ठीक है, इसको हमने दिया, आप हमारे देश में आइए, बैंक का ब्रांचेज खोलिए, से आपको हम शेड्यूल बैंक का दर्जा देंगे। ठीक है, तो उधर पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान भी वही चीज़ करेगा, पाकिस्तान में भी उसको सेम सेम टाइप का दर्जा देगा, वहाँ भी सेम टाइप का दर्जा देगा, वहाँ भी उसको शेड्यूल बैंक का ही दर्जा देगा। ओके, पाकिस्तान का शेड्यूल बैंक का, और बोलेगा कि आइए आप हमारे देश में मतलब कि काम कीजिए, जैसे आप हमारे साथ, जैसे हमारा बैंक को वहाँ पे मिल रहा है वैसे हम आपको देंगे यहाँ बिजनेस करने के लिए। ओके, ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा कि दोनों के बीच में रेसिप्रोसिटी मतलब क्या हो गया। तो आपने मेरे लिए जैसा किया, हमारे देश में मान लो हबीब बैंक है पाकिस्तान को, उसको हमने दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया इंडिया में, तो वो शेड्यूल बैंक के तहत काम करेगा आकर के और फॉरेन बैंक कहलाएगा। और जैसे एसबीआई है तो उसको भी सेम ट्रीटमेंट करेगा पाकिस्तान भी, ठीक है, अपने देश में। ओके, यदि हम मान लो कि हबीब बैंक है उसको हम बिजनेस करने नहीं देंगे अपने देश में बैंकिंग का ये जो भी है सर्विसेज देने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, एक बात बता रहे हैं, तो हमारे जो एसबीआई है हमारे देश की, उसको भी पाकिस्तान में रेस्ट्रिक्शन लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें यही होता है कि जैसे आप हमको करके दोगे, एक हाथ से करोगे दूसरा हाथ से वहीं छिपाओगे। ठीक है, यही था एक एग्जाम्पल हमारे लिए, तो मैं आपको समझा दिया। तो अब यदि कोई बैंक रहेगा, मान लो अमेरिका का ही कोई बैंक है, ठीक है, उसको यदि हम मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे या फिर फुल जितना ऑर्डर जितना देते हैं उसको छूट देना होगा देंगे, तो वैसे ही वो भी हमारे देश के जो बैंक होंगे जो अमेरिका में होंगे ब्रांचेज, मान लो एसबीआई के होंगे, तो उसके साथ वो वैसा ही बर्ताव करेगा। ओके, तो इतना दूर क्लियर है। और दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो दूसरा जो प्रिंसिपल है, देखिए दूसरा जो प्रिंसिपल है उसका क्या होता है, प्रेजेंस। ठीक है, प्रेजेंस, इसका क्या मतलब होता है, इसमें होता है WOS, मतलब होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, ओके, दूसरा क्या होता है, ब्रांच मोड। मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ब्रांच मोड। ठीक है, ओके, इतना अच्छा हो गया। अब देखिए इसको समझाते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ब्रांच मोड दो चीज होता है प्रेजेंस में, कि वो होली ओन्ड सब्सिडरी होगा या नहीं तो ब्रांच मोड में होगा, ये ब्रांच मोड है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब ये होता है कि इसका एग्जांपल तो यदि आपको समझाऊं कि कोई भी चीज होगा जो कि इंडिया में मेड होगा। ठीक है, ओके, जैसे कि कोई भी चीज है, मान लो कि जैसे कि एक समझ लो आप ऐसे क्या बताऊं, हाँ जैसे कि आप मान लो इसका है, मतलब कि क्या बताऊं, पिज्जा हट है, ओके, या ये है डोमिनोज है, एक एग्जांपल ले लो आप, ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इसके लिए इसके लिए बता रहा हूँ। इसका क्या है कि स्पेशली एक डोमिनोज इंडिया बनाया गया। ठीक है, एक डोमिनोज क्या क्या है, डोमिनोज इंडिया बनाया गया। ठीक है, डोमिनोज इंडिया बनाया गया, इंडिया में जो भी होंगे बिजनेस, ठीक है, इंडिया में जो भी होंगे बिजनेस, वो जो भी आउटलेट होंगे वो डोमिनोज इंडिया से लोग खरीदेंगे और अपने यहाँ खोलेंगे। ठीक है, ओके, और इसका जो होता है आपका, ठीक है, कंट्रोल कहाँ होता है, इंडिया में ही होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंट्रोल जो होगा इंडिया में होगा। ठीक है, ओके, अब ब्रांच मोड मतलब क्या होता है, देखिए कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज है, ऐसी चीज है, मान लो जैसे कोई बैंक के बारे में बात करें, बिल्कुल बैंक के एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि ये होली ऑन सब्सिडी वाला भी है, तो मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाने के लिए डोमिनोज ले लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही कोई बैंक होंगे, ठीक है, तो वो मान लो कि वर्ल्ड वाइड में अपना बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि हमारे देश में बिजनेस करें। ठीक है, तो उनको सबसे पहले अब जैसे नहीं है कि मेक इन इंडिया टाइप का, कि इंडिया में आप बनाओ फिर इंडिया से ही सब कुछ करो।
समझ लो बात को ना। तो कंट्रोल इंडिया में रहता है उस चीज़ का। ठीक उसी तरह का रहेगा कि जो भी कोई बैंक रहेगा उसका जो होगा, मान लो कोई विदेशी बैंक है, उसको बोला जाएगा आप इंडिया में मतलब उसको कीजिए, लेकिन उसका कंट्रोल होगा वो इंडिया में रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होते हैं। और ब्रांच मोड क्या होता है कि ब्रांच मोड में ऐसा होता है कि मान लो कि इसमें इसमें जो होता है ब्रांच मोड में, इसमें मान लो कंट्रोल जो होता है, टोटल कंट्रोल आउटसाइड द इंडिया होता है। जिसका हेड ऑफिस होगा या कुछ भी होगा वो तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, और वो कंट्रोल वहीं से वो करेंगे। ठीक है, कुछ भी ब्रांच खोलना है कुछ भी हो तो उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि होता है ना, HSBC है, HSBC ये हांगकांग संघाई बैंक ऑफ चाइना है ये। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये जो मतलब कि इसका जो है ये कंट्रोल होता है ये आउटसाइड द इंडिया होता है, बट ये लोग RBI के रेगुलेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि इंडिया में बैंकिंग करना है तो। ठीक है, तो इस टाइप से ये दो मोड होते हैं, होली ओन सब्सिडरी। ठीक है, और एक होता है ब्रांच मोड। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ब्रांच चलाना है तो ब्रांच तो चलेगी, लेकिन इसका जो कंट्रोल रहेगा पूरा पूरा वो बाहर से रहेगा। ठीक है, तो यही होते हैं प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि फॉरेन बैंक्स के लिए। ठीक है, वो कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशन हो, जैसे कि हर एक बैंक के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, शेड्यूल के लिए क्या होते हैं, प्राइवेट के लिए क्या होते हैं, तो इसमें भी कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इसका भी कंडीशंस होते हैं। बैंकिंग ऑपरेशन करने के लिए फॉरेन बैंक्स को कुछ कंडीशन होते हैं। तो इसका पहला कंडीशन ये होता है कि कैपिटल मिनिमम कैपिटल ऑफ कितना चाहिए इसको, 5 बिलियन। मिनिमम कैपिटल ऑफ 5 बिलियन US डॉलर। ठीक है, US डॉलर, ओके, रिक्वायर्ड। यदि किसी कोई फॉरेन बैंक है हमारे देश में वो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको $5 बिलियन का ये चाहिए, फंड होना चाहिए, उसका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज क्या है कि उसका मेंटेन CAR, ठीक है, ऑफ 10%। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एक सेकेंड, हाँ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये लेंडिंग है। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो होता है इसका टारगेट होना चाहिए, इसको जिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में इसको टारगेट मिलता है। ठीक है, तो लेस देन, मान लीजिए लेस देन 20 यदि ब्रांच रहेगा तो इसको कितना होगा, 32%। ओके, मोर देन 20 ब्रांच, ओके, इसको कितना लगेगा, 40%। ओके, यही है इसकी कंडीशन। ओके, कि पैट्रिक सेटल लैंडिंग टारगेट जो होता है, पैट्रिक सेटल लैंडिंग जो होता है इसमें यदि 20 ब्रांच होंगे, लेस देन 20 ब्रांच होंगे हमारे देश में, ठीक है, तो उसको 32% लेंगे, और यदि मोर देन 20 ब्रांच रहेंगे तो उसको 40% लेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करेंगे अभी, तो बने रहिएगा साथ में। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको आगे और भी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट मिलते रहेंगे हमेशा। और ये जल्दी कवर करूँगा, क्योंकि देखिए कवर नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत होगा। ओके, तो चाहता हूँ कवर करूँ इसको जल्दी जल्दी, और मैं अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आपका RRB ये होने से पहले आपका पूरा पूरा ये कवर हो जाए, है ना। ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा, सही रहेगा, आप ये कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मैंने इतना पढ़ाई किया है। देखिए अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स कवर करने के बाद आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे। और आप लोग से कहना चाहता हूँ कि यार वीडियो तो बना रहा था मैं,
आप लोग बोलते थे वीडियो बनाइए इसके लिए, डीआई के लिए, या फिर देख रहा हूँ मैं कुछ रिस्पांस नहीं आ रहे हैं उस चैनल पे। ओके, तो थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा ग्रोथ करवाइए, तो फिर एक यार ये तो व्यूज भी कम से कम आए ना उस पे, कि मैं देखूं कि लोग, मैं देखता हूँ, मैं क्वेश्चन भी दिया था उस लास्ट वाले पे इसमें, डीआई में आपको, तो आप लोग ने किसी ने उसका एक सिर्फ एक स्टूडेंट जो सीरियस है, वो सिर्फ एक जवाब दिया था, ठीक, उन्होंने कोशिश तो किया उन्होंने बनाने का, सॉल्व करने का, भले उसका आंसर गलत हो गया लेकिन उन्होंने कोशिश किया अपने से मेहनत करके, ठीक है, और कोशिश किया तब जा करके वो आंसर वहाँ पे लिखा 10%, ठीक है, फिर भी मानते हैं उसका गलत हो गया, वो आंसर नहीं था 10%, 19% होगा आंसर, बट उन्होंने कोशिश तो किया। तो ऐसे बच्चों का ही एग्जाम निकलते हैं। और यदि आप ये सोचोगे ना कि हम मैं जो कुछ टास्क दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के डेली, लेकिन आप लोग कुछ उसका इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। देखता हूँ कि मान लो कि सोचो, अब आप सोच रहे हो कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता लोगों का, कि मैं यदि कोई टास्क दे रहा, कोई होमवर्क दे रहा हूँ आपको, देखता हूँ मैं कभी नहीं कोई बच्चे वहाँ पे लिखते नहीं हो आंसर, कोई भी नहीं लिखते हो आप लोग। क्यों लिखना भैया, फ्री में आ रहा है ना, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है आप लोग को। वहीं यदि कोई पेड कोर्स पढ़ाए आपको तो वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें पैसे लगे आपके। खैर आपकी चॉइस है, तो जिसको सिलेक्शन लेना हो तो लिख रहे हैं, और वो कोशिश तो कर रहे हैं एटलीस्ट, है ना, वो कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट, आप लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी यदि सिलेक्शन चाहते हो इस बार, तो लिखें उसमें आंसर लिखा करें। यदि मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत कम लोग ही उसमें, एक तरह से बहुत कम लोग कहने, एक एक दो बच्चे लिखते हैं बस, हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई देखते भी नहीं है वो उस हिसाब से। अरे भैया जब आप सीखोगे नहीं तो फिर कहाँ से आप काम मतलब कि सिलेक्शन ले पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ो अच्छे से, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, तो आप लोग उसमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे। भले एक ही बच्चे देखे, या 10 ही बच्चे देखे, या 100 देखे, 1000 देखे, हमको मतलब नहीं है। यदि उसमें जो एक्टिव रहेंगे वही ना आगे चल के सिलेक्शन लेंगे। और आप लोग यदि एक्टिव ही नहीं रहोगे, सिर्फ बस वीडियो देख लिए स्किप कर करके, कुछ मतलब नहीं है, मत देखा करो ऐसी वीडियो, ठीक है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं दो बच्चे ही देखे यहाँ चैनल पे आकर के ना, दो ही देखेंगे सही से, तो मैं उसी को पढ़ा लूंगा, क्योंकि हमारे लिए वही काफ़ी है। दो बच्चे का सिलेक्शन हो जाए ना, मेरे लिए वही काफ़ी है, एक का भी हो वो भी मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग यदि करना नहीं चाहते हो कि सिलेक्शन नहीं लेना है, तो फिर बैठे रहो, मत, तो सिलेक्शन समय बीत जाएगी, मुंह देखना ऊपर भगवान की तरफ के, ठीक है, फिर बोलना उस टाइम में सिलेक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो तो कहाँ से होगा सिलेक्शन। फिर बाद में उस टाइम बोलोगे सिलेक्शन में नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कहाँ से होगा। फिर इस साल, ये साल भी बर्बाद होगा। आप लोग को कुछ फ्री मिल जाए या कुछ हो जाए तो आप लोग उसका कदर नहीं करते। क्या बताया जाए, चलो कोई बात नहीं, चलो, होता है। उम्मीद करता हूँ आगे से आप लोग थोड़ा सीरियस होंगे और पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है, और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको आप लोग थोड़ा लिखेंगे। तो चलिए कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, पहले ये जान ले। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सोसाइटी बेस्ड होता है। इसका जो होता है प्रिंसिपल ही होता है, म्यूचुअल ये होता है, असिस्टेंस का होता है सोसाइटी में, ठीक है। तो ऐसे जो बैंक हो, ऐसे जो कोऑपरेटिव होते हैं, ओके, ये लाइसेंस जो इसको मिलते हैं, ऐसे मतलब कि कोऑपरेटिव जो होते हैं उसको जो लाइसेंस मिलते हैं, ठीक है, इसी टाइप के मतलब कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, बैंकिंग का लाइसेंस मिलता है, ऐसे कोई मतलब कि ये बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव, पहले कोऑपरेटिव होता क्या उसके बारे में जान लीजिए। ये कोऑपरेटिव का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूँ अभी, उसके आगे मैं बता दूंगा बैंक किसको बोलते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव मतलब होता है कि कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस, ठीक है। देखिए क्या है, कोऑपरेटिव एन ऑर्गेनाइजेशन
विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस। जैसे आप देखते हो ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है एसएचजी, उसमें क्या होते हैं, वो लोग में 10 लोग होते हैं ग्रुप में, वो लोग आपस में ही अपना सहयोग करते हैं, उस टाइप से उसको मतलब कि ये होता है, मतलब कि फाइनेंशियल कुछ भी उसमें असिस्टेंट मिल जाता है मतलब एक दूसरे को। ठीक है, तो आप समझो एसएचजी का जो भी ये होता है वर्किंग प्रिंसिपल, उसी टाइप से इसका भी होता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा, ये जो होते हैं थोड़ा बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो एसएचजी उसका एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं, एसएचजी जो होते हैं उसमें 10 लोग होते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, 10 लोग होते हैं तो 10 लोग को क्या होता है, 10 लोग ही मिल करके, मान लो किसी को जरूरत पड़ता है तो पैसा का, तो फिर एक समूह बनते हैं, मान ली समूह बनाया उन्होंने, समूह बना करके बैंक आते हैं, बैंक आकर के उनका एक अकाउंट ओपन होते हैं। फिर यदि कभी उसका कुछ होता है, पैसा निकालना तो कुछ भी होता है, तो वो सभी डिस्कस करते हैं, आकर के मीटिंग करते हैं, तब जाके पैसा निकलता है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह उसमें भी, इसमें भी होता है कोऑपरेटिव बैंक्स में, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका कि प्रिंसिपल ही होता है कि म्यूचुअल असिस्टेंस का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखिए, अब दिया है यहाँ पे, इफ सच कोऑपरेटिव गिवन, इफ सच कोऑपरेटिव गिवन बैंक लाइसेंस कॉल्ड एज कोऑपरेटिव बैंक। तो कहते हैं कि ऐसे जो ये होते हैं कोऑपरेटिव जो होते हैं, उनको यदि हम बैंक की लाइसेंस देते हैं तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब इंटरव्यू में पूछ सकता है आपसे कि कोऑपरेटिव बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है, या कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, यह लिख देता हूँ मैं, कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, पहला होता है ऐसे, पहला क्या होता है, अर्बन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। मैं यहाँ पर अर्बन लिख देता हूँ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, और इधर हो गए रूरल। ठीक है, इतने हो गए। अब देखो, इसके अंदर आते हैं, अर्बन के अंदर आते हैं दो चीज, क्या क्या होते हैं अर्बन के अंदर, शेड्यूल्ड होते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड, शेड्यूल में लिख रहा हूँ, बाकी शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे समझ लेना, लिख लिया करना। ठीक है, तो इसको होते हैं, पहला पार्ट होता है शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा होते हैं, दूसरा क्या होता है, नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इसमें शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, इसका होता है सिंगल स्टेट वाला होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल स्टेट, क्या होता है सिंगल स्टेट शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। दूसरे क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड में, सॉरी शेड्यूल में ही दूसरा पार्ट होते हैं आपके मल्टीपल स्टेट का। ठीक है, मल्टीपल स्टेट। ठीक है, और नॉन शेड्यूल में क्या, तो मैं सभी एक्सप्लेन करूंगा सभी कुछ चीजों को। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो भाग इसमें भी होता है, पहला क्या होता है सिंगल स्टेट्स, और दूसरा क्या होता है इसमें आपका मल्टीपल स्टेट्स, इसमें भी मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए, यहाँ तक आप समझ गए। तो अब आपको समझाने की, और मैं समझा तो हूँ, मैं बस लिखा हूँ अभी और समझाने की कोशिश करूंगा अभी। ठीक है, देखिए, अर्बन जो होते हैं, अर्बन बैंक जो होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उसमें क्या होता है, दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड। ठीक है, तो शेड्यूल्ड के अंदर दो भाग हैं, सिंगल स्टेट और मल्टीपल स्टेट। मतलब सिंगल स्टेट मतलब एक ही स्टेट में होगा, और मल्टीपल स्टेट मतलब कि, और नॉन शेड्यूल्ड में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे सिंगल स्टेट है, ओके, इसमें सिंगल स्टेट है, इसमें मल्टीपल स्टेट होगा। ठीक है, मल्टी क्या हो गया, सिंगल स्टेट, नॉन शेड्यूल, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, ऐसे करके, तो मैं इसलिए ऐसे लिखा हूँ। उसके बाद क्या है इसका, रूरल एरिया जो होते हैं उसके बारे में लिख देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए।
है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें भी दो भाग होते हैं पहले रूरल में, ठीक है। एक होते हैं आपके शॉर्ट टर्म, शॉर्ट शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस लाइन खींच दे रहा हूँ, ये अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म में वो देख लीजिए। इसमें पहला होता है आपका स्टेट, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट, तीसरा होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। ये हो गए शॉर्ट टर्म वाले, मतलब एक होते हैं स्टेट, स्टेट वाला होता है पहला, स्टेट रूरल कोऑपरेटिव बैंक, या दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट रूरल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। इस टाइप से इसका ये होता है, ठीक है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये सब सारे इसके रूरल भाग में आते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में दो होते हैं, ठीक है। तो मैं एक मिनट यहाँ पे जगह बना लूँ थोड़ा, हाँ, तो बताने में सही रहेगा। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जो दो चीज होता है, एक होता है एस सी ए आर डी बी। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये लिख होता है, ये पूछ सकता है कभी एग्जाम में, या कोई इंटरव्यू में पूछ दिया, SCARDB जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, उसका फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं, तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है स्टेट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रूरल रूरल डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका PCARDB, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी प्राइमरी कोऑपरेटिव प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर, उसका प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, हाँ एग्रीकल्चर, AR मतलब, P मतलब प्राइमरी, C मतलब कोऑपरेटिव, AR मतलब एग्रीकल्चर, और हाँ उसके बाकी डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, ओके। तो इसमें लॉन्ग टर्म में ये दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म में ये इतने होते हैं, तीन तरह के, ठीक है। तो इसके इतने प्रकार हैं, ठीक है। यदि हम ऐसे देखें, देख लो आप, देखो, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ये काम आएगा आपको। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। या इंटरव्यू में कहीं मान लो पूछ दिया, इतना नहीं डीपली पूछता है, बट फिर भी यदि पूछ देता है कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में चला गया मान लीजिए इंटरव्यू वाले आपके, तो उस टाइम में आप क्या करोगे कि ठीक है, यदि आप नहीं जानोगे तो बता देना कि नहीं जानते हैं, यदि आप जानते हो तो बिल्कुल वहाँ पे मौके का फायदा उठा सकते हो। एग्जाम में पूछ देते, कभी मान लीजिए पूछ दिया कि PCARDB का मतलब क्या होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, इसका प्राइमरी यही रहता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है, ओके। तो चलिए यहाँ से आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो देखते हैं आगे की, आगे यदि कुछ ऐसा है तो मैं देखता हूँ, करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, उसमें हम पढ़ेंगे जो हमने बताया था कि ये जो होते हैं शेड्यूल्ड, मतलब कि इसमें देखिए कहाँ गया, इसमें बताया था एक नॉन शेड्यूल्ड वाला, ठीक है। तो ये जो नॉन शेड्यूल्ड
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, इसको हम कवर करेंगे अगले लेसन में, ठीक है। और उसके आगे जो भी होगा उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड वाले जो होते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसमें दो तरह के बैंक होते हैं। एक होता है सम, एक होता है आपका सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एक होता है आपका लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। ये सब के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ओके। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए, वो अगले वीडियो आ जाएंगे और उसके बाद उसमें हम ये चीज़ देख लेंगे। पजल्स वगैरह आज मैं आ रहा हूँ ऑफिस से, तो फिर पजल्स का मैं वीडियो शूट करूंगा और डीआई के लिए भी मैं शूट करूंगा, तो वो सब भी मैं अपलोड करूंगा नए वाले चैनल पे। और पुलिस लेवल के लिए भी होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, पजल्स कैसे स्पीड में बनाते हैं या फिर आपका डीआई कैसे स्पीड में बनाते हैं, वो इसी चैनल पे आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट करो, लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देखो, उसको सब्सक्राइब करो जाकर के, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो आप लोग, सारी चीज़ें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, सबको फॉलो करो, कोई डाउट होता है पूछो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में चिट चैट का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, उसको भी आप यूज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, नहीं बन रहा है तो मैं बता दूंगा जैसे जैसे समय मिलेगी, यानी तो फिर यदि क्वेश्चन अच्छा होगा तो मैं वीडियो ही बना दूंगा उस पर। तो पूछोगे तब ना बताऊंगा, यदि आप लोग बस वीडियो देखोगे, बस देख लिए बस ऐसे ही, तो ऐसे मत करो। यदि आपको सीरियसली बैंक एग्जाम निकालनी है तो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप मेहनत नहीं करो तो कोई आपका सीट और कोई लेके जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो ना, तो इसलिए मेहनत कीजिए अच्छे से, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।